Guys, may I request you all to keep your cameras on? We are starting with essay 530, right? Audit sampling. Uh, do you know this chapter is important for your exam point of view? Yes, ma'am. Every attempt, you will see the question of either the methods of selecting the audit sample. How many methods of selecting the sample you have? Random sample selection, right? Systematic You sampling. have the simple random selection or the stratified. Then second is interval stratified sampling, or what do you call that second one? Interval sampling. Yes, Third, ma'am. Systematic selection or interval sampling. systematic selection or interval sampling. Then next, Monetary Unit. monetary value method, or then Haphazard Haphazard. method. haphazard, and last is block selection method. Yes. One of these method will test, like they compulsory test, no matter how, even if they ask that topic in the previous attempt, they will still ask you. I've always seen that as a pattern, right? So you need to know all these methods that we have discussed about. Then फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके अगर हम सैंपल निकालते तो सैंपल निकाला किससे जाता है? सैंपल निकालते हम एक पॉपुलेशन का. सो पॉपुलेशन क्या होती है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी के बुक्स में 1 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उस 1 लाख ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स हुए हैं, तो सेल्स के वो 1 लाख ट्रांजेक्शन जो है दैट बिकम्स द पॉपुलेशन. फिर आप डिसाइड करते हो कि उसमें से आपका सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा. सो सैम्पलिंग यूनिट किसको बोलेंगे? वो जो एक 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 आइटम 1 लाख बन रहे हैं ना, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है. और हमारा सवाल ये रहता है जब भी आप सैंपल सेलेक्ट करते हो कि ईच सैम्पलिंग यूनिट शेल गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. पूरा गोल आपके दिमाग में वही है कि भाई हम कोई भी मतलब एकदम हैफाजार्ड या स्टूपिड मैनर में सैंपल सिलेक्शन ना करें, जिससे the sampling units are not even getting a chance for being selected, right? Then उसके बाद में आता something called as sample size, क्योंकि हम each sampling unit को नहीं चेक कर सकते, ये तो गारंटी है, right? And that is why we go ahead and decide our sample size. Now this is important. आपके बुक्स में ये कंटेंट होगा सैंपल साइज का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो सैंपल साइज होता क्या है, एंड दूसरा हाउ डू यू डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल, factors that determine the size of sample. Do you have this question, guys? Factors that determine the size of the sample. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू हैव दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एक बार सैंपल साइज निकल के आ गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे? सैंपल साइज डिसाइड कर लिया, अब अपन अपने पास मेथड्स है और अपने पास सैंपल साइज है. मेथड्स बताते हैं कि सैंपल सेलेक्ट कैसे करना है, साइज बताता है कितना सैंपल आपको सेलेक्ट करना है. वंस यू हैव बोथ, यू सेलेक्ट योर सैंपल. एक बार सैंपल सेलेक्ट हो गया तो क्या करोगे उसके बाद? सैंपल सेलेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे? वॉट यू विल अप्लाई? Multiple procedure. You will apply the audit procedures that you have learned in 500 सीरीज. ऐसे 500 पे जो भी ऑडिट प्रोसीजर आप सीख कर आए हो, वो ऑडिट प्रोसीजर लगा दोगे आप उस सैंपल पे. एक बार सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दिया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में? मिस स्टेटमेंट. मिस स्टेटमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. सो वॉट एवर रिजल्ट यू गेट, यू विल हैव टू इवेल्युएट इट. इवेल्युएट करके फाइंड आउट करो कि वो व्हाट इज मिस स्टेटमेंट है क्या. अगर मिस स्टेटमेंट है तो उसका रूट कॉज है क्या. इवेल्युएशन. नाउ इसमें बीच में एक छोटा सा टॉपिक इंक्लूड कर दिया है उन्होंने, प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट. और ये मैं वर्ड कहां से लेकर के आ रही हूँ? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग का एक प्रोसेस है जिसके अंदर 7 स्टेप्स दिए हैं. कैन यू सी दिस इन योर बुक्स? देयर आर 7 स्टेप्स टू सैम्पलिंग प्रोसेस. एंड उसी सैम्पलिंग प्रोसेस में इवेल्युएशन के पहले आता है आपको प्रोजेक्ट करना है. कैन यू फाइंड दिस वर्ड, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट? Yes. अनुराग, पायल, खुशी, Yes, फाइंड करो. प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट का आपके लास्ट क्लास में, गो टू द लास्ट ऑफ ऐसे 530 एंड देखो वहां पर टॉपिक है क्या. गॉट इट? खुशी, डिड यू गेट? Yes. गाइज एवरीवन प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. ऐसा लग रहा है मैं खुद को पढ़ा रही हूँ. आई कैन ओनली सी 4-5 स्टूडेंट्स. आई एम फाइन इवन इफ यू आर ईटिंग, बट एटलीस्ट कीप द कैमरा ऑन, राइट?
Vivek, can you keep the camera on now? ना, सो प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट इस थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट सा टॉपिक है इसके अंदर, बट वो बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं उसका लॉजिक समझाती हूँ बिफोर वी गो इनटू द वर्डिंग्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड। देखो, व्हाट वाज द गोल जब हमने स्टार्टिंग में सेट किया था कि यार हम 100% ट्रांजेक्शन या सैम्पलिंग यूनिट नहीं चेक कर सकते, एंड वी अग्रीड कि नहीं चेक कर सकते, डजंट मेक सेंस। ऐसे तो साल भर निकल जाएगा, ऑडिट ही कंप्लीट नहीं होगा। सेल्स में ही 1 लाख ट्रांजेक्शन, परचेज में भी उतने ट्रांजेक्शन होंगे, इन्वेंट्री इतना सारा पड़ा हुआ है, थोड़ी हम 100% ट्रांजेक्शन चेक करते बैठेंगे, वी कांट डू दैट। ओके, तो आप सैंपल कर लो। अभी सैम्पलिंग के बेसिस पे सपोज सपोज आपने सैंपल चेक किया और आपको मिस स्टेटमेंट मिला कि ओ माय गॉड, ये तो एरर है, ये तो फ्रॉड है। आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करो, एक्स्ट्रापोलेट करो एंड फाइंड आउट करो कि इफ यू चेक्ड ओनली 50 ट्रांजेक्शन आउट ऑफ 500 ट्रांजेक्शन, यू फाउंड 5 मिस स्टेटमेंट। So what if you have applied the same procedures on 500 transaction? How many miss statements you would have found? वो यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना बचपन में, आपको वही करना है यहाँ। ऐसा क्यों Yes. करना है? क्योंकि आपने क्लाइंट से बात कैसे करोगे? क्लाइंट से ये थोड़ी बोलोगे, आप मुझे बताओ, आप ऑडिट ओपिनियन में सिर्फ ये लिखोगे क्या कि नहीं नहीं हमने 500 ही ट्रांजेक्शन चेक किए? नो नो नो, आप 500 चेक करो, वो आपका प्रोफेशनल जजमेंट है, लेकिन ओपिनियन तो पूरे 1 लाख ट्रांजेक्शन पे देना पड़ेगा, या पूरे जितने 500 ट्रांजेक्शन है जो उस पे देना पड़ेगा। आप यू कांट से कि यार मैंने जो सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट किया मैं उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, मैं उसके ऊपर ओपिनियन देकर आऊंगा। क्लाइंट भगा देगा, क्लाइंट बोलेगा हटाओ, मैंने मुझे तो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाना था आपसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट कि अगर पूरा पॉपुलेशन चेक करता तो साला मुझे कितना मिस स्टेटमेंट मिलता। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको लग रहा है कि वो मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत मटेरियल हो रहा है, आपकी जो ऐसे 320 में आपने मटेरियलिटी निकाली उससे बाहर आ रहा है, इमीडिएटली क्लाइंट को कॉल करो, उसको बोलो क्लाइंट करेक्ट करो, अदरवाइज मेरा ओपिनियन नेगेटिव दे दूंगा मैं। आर वी क्लियर? Yes, ma'am. अब ना पूरे स्टैंडर्ड्स में ना ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे, क्यूट क्यूट से, बट मैंने आपको ना पूरा कवरेज बता दिया है 530 का। इफ विद दिस माइंडसेट कैन वी गो अहेड एवरीवन? लेट्स स्टडी फ्रॉम द बुक, एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू। आप वहां पर मार्क करके रखो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अलग अलग से। व्हाई आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन? आई एम एबल टू शेयर माई स्क्रीन। All of you will focus on your material. Come to the meaning of audit sampling, guys. According to SA 530, audit sampling refers to the application of audit procedure to less than 100% of item. आप याद कर लो, ऐसे ही लिखना है। ऑडिट प्रोसीजर किसके ऊपर लगाओगे? लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन रिलेवेंट अंडर द ऑडिट, such that all sampling unit, क्या वो sampling unit बोले तो all the items in the population have equal chance of selection. I told you, you will have to remember this. आप प्रोसीजर लेस देन 100% ऑफ द आइटम पे लगाओगे, सो दैट एवरी एलिमेंट इन दैट पॉपुलेशन हैव्स द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। दिस इज टू इंश्योर दैट आइटम सिलेक्टेड रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ है, आप इंश्योर करो कि वो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, विच enables the auditor to draw the conclusion and express his opinion on the predetermined objective। ताकि आप एटलीस्ट 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा आपका पॉपुलेशन, तब जाकर के आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे पाओगे। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? प्लीज याद करो अभी। आई गिव यू अ मिनट, लर्न दिस डेफिनेशन एज इट इज, एवरीवन।
Yes, sir. अनुराग, प्रियंका, पायल याद हुआ? खुशी, आर यू एबल टू मेमोराइज द यस सर। एग्जैक्ट डेफिनेशन? बिल्कुल हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे एग्जाम में। सवाल ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ठीक है, वाइल यूजिंग द ऑडिट सैम्पलिंग टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन व्हेन द सैंपल इज सेलेक्टेड। ठीक है, उतना ही एक लाइन में याद कर, रीड कर लो, दैट्स इट। बट द गोल ओवर हियर इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि 530 में आपके स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं। 530 becomes applicable when auditor has decided, जब आपने डिसाइड किया है कि that you will use audit sampling in performing the audit procedures, right? आपने जब डिसाइड किया है, रिमेंबर जब हम ऐसे 500 पढ़ रहे थे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन था कि यू कैन गो फॉर 100% ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट, और यू कैन गो फॉर ऑडिट सैम्पलिंग। ये चीज मैंने तभी भी हाईलाइट की थी कि कोई कोई आपको जो बोले, नो बट इज फोर्सिंग यू कि आप सैम्पलिंग करो। इफ यू वांट टू गो फॉर 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन टेस्टिंग, आप जाओ, आपके पास उतने रिसोर्सेस और टाइम है, आप जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली ट्राई करना है आप, लाइक नॉर्मली अगर आपने डिसाइड किया है कि ऑडिट सैम्पलिंग करके फिर प्रोसीजर लगाने वाले हो, तो देन यू अप्लाई ऐसे 530, ठीक है। एंड दिस स्टैंडर्ड डील्स विद यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अभी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमने लर्न किया था कि ये साइंटिफिक होती है नेचर में, आप अभी लर्न कर लो। एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज नॉन साइंटिफिक। अगर स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक होती है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट यूजेस लॉ ऑफ, व्हाट लॉ ये दिस यूजेस? लॉ ऑफ, रैंडम नंबर। अरे प्रोबेबिलिटी, लॉ ओह ऑफ सॉरी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब कोई साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करते हैं वो। सैंपल सेलेक्ट किसके ऊपर किया जाता है? एक पॉपुलेशन के ऊपर सेलेक्ट करते हो आप, राइट? So the auditor shall select sample items in such a way that sample can be expected to be the representative of the population. ये लाइन आपको एज इट इज याद होना चाहिए। आपका सैंपल सिलेक्शन कैसे होना चाहिए कि जो भी आपने सैंपल निकाला है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। कैन यू प्लीज रिपीट दिस वर्ड? द सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। Yes, sir. Yes, everyone. Some can be representative of the population. Now, the question here is, this requires that all the items of the population have an equal chance of being selected. So आपका पॉपुलेशन पहले, अगर आपको आप चाहते हो कि आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट, आपका सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है, सो कैन यू एटलीस्ट इंश्योर कि आपके पॉपुलेशन में ये तीन विशेषताएं हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। योर पॉपुलेशन मस्ट हैव द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आप उसको साइड हेडिंग्स एज इट इज याद करो। आपका पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएट, कंप्लीट एंड रिलायबल। अगर पॉपुलेशन कंप्लीट ही नहीं है, आधा अधूरा, 11 मंथ्स का सेल्स लेकर आए हो आप, रिलायबल ही नहीं है, उसमें एक्सपोर्ट सेल्स गायब ही है, अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन ही नहीं है, तीनों विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर से सैंपल निकालोगे, फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ करके जाओगे, फिर आप क्लाइंट के पास बोलोगे, क्लाइंट क्लाइंट मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है। क्लाइंट बोला उसमें एक्सपोर्ट सेल किधर है? जाओ वापस जाओ, ऑडिट प्रोसीजर लगा के आओ। सो इट शुड नॉट हैपन फ्रॉम योर साइड कि आपने पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मिस आउट किया है, राइट? व्हाट डू यू से पीपल? Appropriateness, completeness and reliability. When you say कि population appropriate होना चाहिए, what do you mean population appropriate होना चाहिए? पॉपुलेशन रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब When sample is drawn, audit procedure is applied, and conclusion are projected on population. नॉर्मली यही होता है कि आप सैंपल ड्रॉ करते हो, ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, जो भी कंक्लूजन निकलता है आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो कि वो पॉपुलेशन क्या है, मतलब वो वॉट एवर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड वो पूरे पॉपुलेशन के ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। Yes, sir. डिटरमाइन
that population is appropriate. Population complete होना चाहिए. What do you mean by completeness? There should not be any omission. Yes, sir. Population needs to include all relevant items from throughout the entire period. Yes, पूरे 12 months के जो ट्रांजेक्शन हुए उसमें से आप पॉपुलेशन चूज कर पाना चाहिए, उसमें से आप अपना सैंपल निकाल पाना चाहिए, राइट? रिलायबल, both complete and accurate. गलत डेटा के ऊपर ट्रांजेक्शन आप सैम्पलिंग नहीं, आपका सैंपल सिलेक्शन नहीं कर सकते. सवाल क्या है कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया. आपके पॉपुलेशन के अंदर अगर सपोज 1 लाख ट्रांजेक्शन है तो ये ईच ट्रांजेक्शन को आप सैम्पलिंग यूनिट ही बोलते हो. सो द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक्स अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट. Population can be divided into sampling units into variety of ways. The selection from the sample that is used as an extrapolation of the population, the audit procedure applied to these units and the conclusion drawn from these are projected on the population, right? In simple words, conclusion drawn on sample because becomes the conclusion of the population from where it is drawn. यहाँ पर हमेशा आपको एक लाइन यूज करना पड़ता है जो मैंने आपको याद करवाया है, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. सो वॉट एवर मे बी द अप्रोच, आप स्टैटिस्टिकल करो नॉन स्टैटिस्टिकल करो कोई दिक्कत नहीं है. Sample must be representative. This means that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. So ऐसा नहीं होगा कि आपका जो सैंपल है वो आपका पॉपुलेशन का एग्जैक्ट सेम होगा. ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बट क्लोजली सिमिलर होना चाहिए, right? To provide statistically meaningful results. Are you able to correlate to what you have studied about this chapter before, this as standard before, everyone? Yes, ma'am. Approaches to sampling हमने क्या पढ़ा था? You can have a non-statistical or statistical sampling approaches, right? Statistical sampling, abhi now this is where you should mark this as important. एग्जाम में वो कभी कभी पूछ सकते हैं आपको स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मीनिंग बताओ आप. तो देखो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ऑडिट टेस्टिंग इज डन थ्रू अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन वेरिंग सर्कमस्टेंसेस. आई डोंट नो आप रेस्ट ऑफ द आंसर क्या लिखते हो, बट आपका फर्स्ट पॉइंट एज इट इज यही होना चाहिए. प्लीज स्पेंड 1 minute एंड लर्न द फर्स्ट लाइन ऑफ सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक. एज इट इज लर्न करो आप उसको. डन. Yes, sir. ना Yes, ma'am. प्लीज सेकेंड लाइन आपका स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमेशा ये आना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हैज अ रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन वेयर द पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड मोर इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लायंस टेस्टिंग, जैसे ट्रेड रिसीवेबल कंफर्मेशन, एचआर चेकिंग, वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस, कैश वाउचर्स. ये सब चीजें जब आप चेक कर रहे हो तो वहां पर आप इजिली स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर सकते हो. क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, सिमिलर आइटम्स होते हैं, राइट? तभी वहां इसके लिए आप रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का होता है. यहाँ पर आप एक चीज याद रखो,
आपका कभी भी कोई बायस नहीं लगना चाहिए। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग शुड हैव नो पर्सनल बायस। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सैंपल मत चूज करो कि नहीं नहीं लास्ट टाइम ये मिला था तो इस बार भी वो ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। एंड द रिजल्ट्स, पहली बात तो आप इंश्योर करो कि आपका कोई पर्सनल बायस नहीं है, एंड सेकंड रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल कैन बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन इन मोर रिलायबल मैनर। एंड अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड एज इट इज अनबायस्ड एंड सैंपल्स सेलेक्टेड आर नॉट प्री जज्ड। आप अपने बायसेस के बेसिस पे सेलेक्ट करके नहीं आ रहे हो। प्लीज कैन यू एटलीस्ट मेमोराइज यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉ प्रोबेबिलिटी, सेकंड रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन, थर्ड कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, एंड इवेल्युएशन और प्रोजेक्शन जो होता है पॉपुलेशन का वो रिलायबल मैनर में होना चाहिए। पॉइंट 3 में दो चीजें मैंने आपको याद करवाई है। एंड लास्ट, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो ऑलवेज रिकमेंडेड होती है। Now, Payal, can you tell me what is the first benefit? First, एक ही बताना मुझे कि what is the first benefit of using the statistical sampling? आप क्यों यूज कर रहे हो statistical sampling? Because it Because is an unbiased manner. वो सेंटेंस ऐसा ही है कि आपके बुक्स में इट इज यूज्ड इन अनबायस्ड मैनर। मुझे मैम मुझे मॉड्यूल में वो पर्टिकुलर एडवांटेज टाइप कोई दिख ना रहे। नहीं नहीं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में है ना एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। Just give me a Page, minute, ma'am. Yes, page yes. number 4.52. I get it. गॉट इट? ओके। Yes. Okay. The amount of testing, that is sample size, does not increase in proportion to the increase in size of the area tested. While I am writing, you have to memorize this as it is. अपने मन से हम एडवांटेज नहीं लिख कर आ सकते। So the amount of sample size does not increases in proportion to increase in size of area tested। ठीक है। प्रियंका, can you cover the next one? The sample selection is more objective and thereby more defensible. बिकॉज अगर आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर सवाल खड़ा किया कि ऑडिटर ने ठीक से काम नहीं किया है, तो आप तुरंत उसको आके बता सकते हो कि बाबा आई हैव यूज्ड अ साइंटिफिक वे ऑफ सैंपल सिलेक्शन। मैंने लॉ प्रोबेबिलिटी यूज किया है, ये है पॉपुलेशन, ये है सैंपल, तो चेक कर ले कि मेरा काम ठीक था। आई डिड नॉट अप्लाई एनी बायस व्हेन आई सेलेक्टेड द सैंपल, राइट? सो इट इज मोर डिफेंसिबल, राइट? द सैंपल सिलेक्शन इज more objective and defensible। कर सिद्धि, थर्ड वन। The method provides a means of estimating minimum sample size. The method provides ways of selecting, Estimating a minimum sample size. estimating a minimum sample size with a With कुछ नहीं है with में. with a specified risk and precision। Oh. With the specified risk and precision. ठीक है। Now, Jayansh, Yes, ma'am. It provides
मैम, means या टेल मी। ये थर्ड वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं अब सारे एक्सप्लेन करती हूँ, अब मेरे ओके, साथ लर्न करो पहले। हाँ ओके। हाँ। it provides a means for deriving a calculated risk. It provides a means for deriving A calculated risk calculated risk and corresponding precision. sampling errors. That is the probable difference in the result due to use of sample I in think lieu of that is something we can escape. It's okay. yes, ma'am. Okay. Anurag, can you tell me the next one? मैम एक्चुअली मैंने मतलब अपने नोट्स में लिखा नहीं है। Okay. बुक में है। Who can cover the next one? Ghanshyam, can you cover the next one, please? Yes, ma'am. It may provide a better description of large amounts of data than complete examination of data. It may Since provide sampling better description of large large amounts of data than complete. complete examination of all data. बस इतना काफी है. Who can, Vivek, can you cover the last one? It is more used as acceptable because it is more scientific. Widely accepted way of sampling because it is more scientific without personal bias. Now, आई नो आपको एग्जाम में लिखने के टाइम पे कुछ कुछ कीवर्ड जो है सेंटेंसेस से वो आपके गायब रहेंगे, लेकिन आप वन वर्ड में याद मत करके जाना, वरना फिर वो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने के लिए नहीं आएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेज क्या होते हैं. तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग देखो, सबसे पहले हम ऊपर ही पढ़ के आए थे कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड वे ऑफ सैम्पलिंग है, क्योंकि इसमें ये साइंटिफिक है एंड इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होता. एंड अगर एक बहुत लार्ज मास ऑफ ट्रांजेक्शन है, जैसे कि लार्ज मास ऑफ डेटा, जैसे कि अमेजोन की सेल्स है, तो अभी क्या हम 100% चेक करेंगे क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली सैंपल निकाल लो. सैम्पलिंग इज वे बेटर डिस्क्रिप्शन बाय rather than the examining the complete data altogether, right? Then it is a source, means मतलब it is a source for deriving, क्या derive करने के लिए? रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क. अगर आपको देखना है ना कैलकुलेटेड रिस्क एंड सैम्पलिंग, whenever you select a sample, आपके पास क्या होता है, आप रिस्क डिटरमाइन कर सकते हो कि बॉस मेरे पूरे फाइनल, अगर सपोज सैम्पलिंग के बेसिस पर आपको पता चल गया कि कुछ एक्स नंबर ऑफ मिस स्टेटमेंट मिले, तो आपको एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ना कि क्या एरर हो रहा है, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, राइट? रादर देन चेकिंग 100% ट्रांजेक्शन की भाई नहीं मैं तो 100% ही पता करूंगा कितना रिस्क है. कैलकुलेटेड रिस्क आप ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल तो निकाल ही सकते हो, और क्या एरर हो सकते हैं. दिस मेथड प्रोवाइड्स अ वे, किस चीज का वे मिलता है आपको? ऑफ एस्टिमेटिंग अ मिनिमम सैंपल साइज विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसिशन. एक मिनिमम सैंपल मतलब कम से कम अगर मैं इतना ट्रांजैक्शन चेक करूं ना कि मेरे को एक इनफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है वो पता चल जाए. ऐसा नहीं कि यार अभी लेस देन 100 बोला है तो आई चेक 80%. नो, यू कैन चेक 50% एंड यू कैन स्टिल एस्टिमेट की स्पेसिफिक रिस्क क्या है यहाँ पर इन दैट आइटम. So it gives you a way of estimating minimum sample size with specified risk and precision. Then the sample selection is more objective and defensible. So ये याद रखना कि बहुत ऑब्जेक्टिव होता है एंड डिफेंसिबल होता है. एंड इसी से रिलेटेड नीचे सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पर पर्सनल बायस नहीं होता है, राइट? देन द अमाउंट ऑफ सैंपल साइज डज नॉट, जरूरी नहीं है कि मेरे लास्ट ईयर तक सेल्स ट्रांजेक्शन 1 लाख हो रहे थे और इस साल मेरे ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख हो रहे हैं या 3 लाख हो रहे हैं तो मैं उतना ही सैंपल साइज इंक्रीज कर दूं. ऐसा जरूरी नहीं होता है. सैम्पलिंग मेथड में वो आप याद रखो, रिलेटिव साइज नहीं, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से आपका सैंपल साइज इंक्रीज हो जाए, डबल हो जाए, इतना ऐसा जरूरी नहीं होता है सैम्पलिंग में, ठीक है? इट कैन बी less than double and it can be more representative of the population, that is more than enough. So the amount of sample size does not increases with the proportion to increase in the size of area tested.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी कभी क्या होता है कि आपका जो तरीका है ना, जैसे सैम्पलिंग वाला, वो काम नहीं आएगा अगर उन्होंने, आईसीआई ने ये वर्डिंग कहीं पर यूज की कि आप सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो एंड ऑल दैट। सुनो, अंडर सम ऑडिट सर्कमस्टांसेस स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। ऐसा कब होता है? जब आप लीगल रिक्वायरमेंट टेस्ट कर रहे हो कि भाई एंटिटी ने लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है या नहीं किया, एंटिटी ने इनकम, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी पे इनकम टैक्स डिडक्ट किया, टीडीएस, एंड जमा किया या नहीं किया। सैम्पलिंग बेसिस पे नहीं चेक करना होता है, वो 100% चेक करना होता है बॉस, बिकॉज वो आपको चेक करने का तरीका जो भी हो, लेकिन चेक तो 100% करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस एंड डिपॉजिटिंग द टीडीएस, राइट? जीएसटी कैलकुलेशन, अब जीएसटी कैलकुलेट किया है नहीं किया, ये क्या आप सैंपल बेसिस पे चेक करोगे क्या? सारे आउटपुट सेल्स के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए। सो whenever it is a legal requirement, you cannot say that I will apply the sampling over there. The Yes, ma'am. auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary or will provide satisfactory information in less time and with less effort. For instance, when exact accuracy is required or in case of the legal requirement. आर वी क्लियर? ये क्वेश्चन कभी कभी वो पूछते हैं कि एक्सेप्शन है ना सैम्पलिंग का, कि सैम्पलिंग अच्छा मेथड है लेकिन कहाँ लगाना है, लॉ रेगुलेशन के कंप्लायंस पे सैम्पलिंग मत लगा दो ना। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया था, कितने मेथड्स होते हैं, कितना स्टेप्स होता है इन सैम्पलिंग प्रोसेस? 7. फर्स्ट यू डिजाइन द सैंपल, देन यू सिलेक्ट योर सैंपल साइज, फिर आप उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हो, फिर आप ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, फिर क्या क्या कॉज क्या था डेविएशन का वो ढूंढते हो, फिर आप मिस्टर स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करते हो, लास्ट में यू इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ ऑडिट। सो प्रोजेक्टिंग मिस्टर स्टेटमेंट, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट वो बहुत सिमिलर ही टॉपिक है। यू कैन से इट इज 6 और 7। मैं 6 एंड 7 दो अलग अलग करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टिंग में आपको काम बहुत अलग करना पड़ता है, आपको एक्चुअली अप्लाई करना पड़ता है कि अगर इतना सैंपल चेक किया तो इतना एरर मिला, तो पूरा चेक करता तो कितना। सो इसलिए आई कॉल इट इज अ 7 steps of actually sampling process. Are we clear everyone? सवाल यह है कि मेरा सैंपल डिजाइन कैसा होना चाहिए। मेरा सैंपल डिजाइन ऐसा होना चाहिए सो दैट आई एम एबल टू अचीव द पर्पस ऑफ माय ऑडिट, एंड अगर आपका सैंपलिंग का कोई स्पेसिफिक पर्पस है तो वो भी अचीव हो जाना चाहिए। The design of our audit sample, the auditor consideration include the sampling specific purpose to be achieved and the combination of audit procedure that is likely to best achieve that purpose. आपका जो भी purpose है to do the audit, to apply the particular sampling method, वो achieve हो जाना चाहिए। आपका sample design वैसा बना के रखो। Then consideration of the nature of audit evidence sought and the possible deviation or misstatement or other characteristic relating to audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation and misstatement and what population to use for sampling. मतलब वो बोल रहा है कि आपको नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसा चाहिए, आपको क्या शक है कि पॉसिबल डेविएशन मिसस्टेटमेंट क्या है, उसके बेसिस पर आप डिटरमाइन करो कि आपका पॉपुलेशन आपको कैसा रखना है। However, in fulfilling the requirement of SA 500, when performing audit sampling, the auditor performs audit procedure to obtain audit evidence that population from which the audit sample is drawn is complete. Bare minimum, the population needs to be complete. ये तीन चीजें आपको लिखनी आनी ही चाहिए when it comes to the sample design. कभी कभी ना ये लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, जहां पर सैंपल डिजाइन सैंपल साइज ही एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेंगे, आपको आना चाहिए ये लिखने के लिए। आर वी क्लियर? सवाल ये है कि सैंपल साइज कैसे सेलेक्ट करें। मैंने बोला आपको कि अमेजोन में के सेल्स में 1 लाख ट्रांजेक्शन है और मैं 1000 ही चेक करूंगी। हाउ डिड आई कम अक्रॉस दिस नंबर ऑफ 1000? कैसे मैंने डिटरमाइन किया? तो पहले आपको लिखना आना चाहिए कि ऑडिटर शेल डिटरमाइन अ सैंपल साइज विच इज सफिशिएंट टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। मेरा सवाल आपसे ये है कि सैम्पलिंग रिस्क होता क्या है? डू यू रिमेंबर Yes, ma'am. व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? The risk that arise that due to the sample not representing the population and the wrong conclusions that are drawn because of it. बट आप उसको ऐसे कैसे बोलोगे? द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम वेरीफाइंग अ सैंपल Is Different from different from will the be different from the when whole
whole And you have population applied be the same procedure on 100% of 100% of the 100%. यस ऐसे लिखते हैं सैम्पलिंग रिस्क को। तो आपका उद्देश्य वही है कि एटलीस्ट इतना सैंपल साइज सेलेक्ट करो ताकि आपका सैम्पलिंग रिस्क लो लेवल पे रहे, राइट? पता चला 5% ट्रांजेक्शन चेक करके आए हैं आउट ऑफ 1 लाख, सैम्पलिंग रिस्क आपका कितना बड़ा हो जाएगा वहां पर, राइट? द लेवल ऑफ रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, द ग्रेटर द सैंपल साइज विल नीड टू। आप जितना रिस्क एक्सेप्ट करोगे उतना ही आपका सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा। द लोअर सॉरी जितना ही आप रिस्क कम एक्सेप्ट करोगे उतना आपका सैंपल साइज आपको बड़ा रखना पड़ेगा। द सैंपल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकली बेस्ड फॉर्मूला और थ्रू अ एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टिपिकली have on the determination of sample size. नाउ दिस इज वेयर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आप सैंपल साइज सेलेक्ट करते हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे आपको क्या फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स के टाइम पे आपको क्या फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। डू यू हैव दिस इन योर बुक्स गाइस? Factors influencing the sample size of test of control, factor influencing the sample size of test of details. Yes, ma'am. Yes. Take extra effort today to write and learn both the points. I will go through this, but मैं like normally in the regular class I spend a lot of time explaining this. मैं अभी भी आपको समझाऊंगी, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के एज इट इज याद करोगे इसको, क्योंकि आईसीए इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप वहां पर मन से बना के पॉइंट लिख कर आओगे। आईसीए इज एक्सपेक्टिंग कि आप यही पॉइंट्स लिख कर आओगे, ठीक है? अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो तो ध्यान रखो, an increase in the extent to which auditor's risk assessment takes into account the relevant control increases, your sample size will increase or decrease? Please. Increases. An increase in the tolerable rate of deviation. आपका डेविएशन सहने की जो क्षमता है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। Sample size will decrease. Decrease. आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड यू हैव एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड। आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा सैंपल चेक करोगे कम? ज्यादा. Your desired level of assurance, the kind of confidence that you want to give to the people based on your test of control is always, if it is high, your desired level of assurance is high, will you increase your sample size or decrease it? Increase. Increase. Now आप डिटेल टेस्टिंग कर रहे हो। If your assessment says the risk of material misstatement is high, will you increase your sample or decrease your sample? Increase. If you are using other audit procedures as well when you are doing the test of details, will you increase your sample or decrease your sample? Same assertion के लिए Decrease. डिक्रीज कर दो सैंपल, क्योंकि आप ऑलरेडी अदर प्रोसीजर भी तो लगा रहे हो ना वहां पर। सेम असर्शन के लिए मल्टीपल प्रोसीजर्स लगा रहे हो तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कम कर सकते हो अपना सैंपल। इफ योर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस इंक्रीजेस, योर सैंपल साइज ऑलवेज इंक्रीजेस। बट अगर आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड इंक्रीज इन दी, आपकी मिस स्टेटमेंट सहने की क्षमता यदि बढ़ जाए टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, तो आप सैंपल ज्यादा टेस्ट करोगे या कम करोगे? यू विल सैंपल साइज। इफ यूर एक्सपेक्टेड, आपको लग रहा है कि भाई मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे? Increase. 0.4 और 5 में कंफ्यूज नहीं होने का। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग होता है। अगर पॉपुलेशन का स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल है, स्ट्रैटिफिकेशन मैं अभी आपको सिखाऊंगी, बट मैं आपको बता दूं, स्ट्रैटिफिकेशन में आप एक पॉपुलेशन को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो बेस्ड ऑन इट्स नेचर, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफिकेशन अलग अलग स्ट्राटा में बांट चुके हो और अब आपके पास ऑप्शन है कि हर एक स्ट्राटा में से सैंपल निकालने का, तो विल यू इंक्रीज योर सैंपल और साइज और डिक्रीज योर सैंपल साइज? यू कैन नेवर इंक्रीज, बिकॉज जब 100% चेक करते हैं ना, मतलब जब पूरा सैंपल चेक करते हैं ना, सैंपल साइज बड़ा एक साथ मतलब निकाल रहे हो पूरे पॉपुलेशन में, तब आपको डर लगता है कि ओ माय गॉड ये भी ना छूट जाए वो भी ना छूट जाए, योर सैंपल साइज विल बी मोर। बट स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सेल्स अलग अलग कर लो, फिर निकालो उसके ऊपर से सैंपल, कम सैंपल्स निकालना पड़ेगा आपको। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सिलेक्ट द सैंपल्स।
अभी आपने कर लिया ना, सैंपल साइज डिसाइड कर लिया, ऊपर पॉपुलेशन रेडी हो गया था। मैंने क्या बोला था, द मोमेंट आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज इज रेडी, यू सेलेक्ट द सैंपल। सैंपल सिलेक्शन के टाइम पे आपके पास मेथड होता है सिंपल रैंडम सिलेक्शन का, सॉरी रैंडम सिलेक्शन का। रैंडम सिलेक्शन आपका नंबर टेबल के बेसिस पर होता है। बट नंबर टेबल को यूज करने से पहले आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पूरे पॉपुलेशन पे एक नंबर टेबल लगाओ और सैंपल साइज जिसके हिसाब से जितने सैंपल चाहिए आप निकाल लो, या तो पूरे पॉपुलेशन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, जिसको आप प्यार से बोलोगे ये सब क्या है, स्ट्राटा। एंड ईच स्ट्राटा के ऊपर फिर आप लगाओ नंबर टेबल, एंड उसके ऊपर से जितना भी आपको सैंपल साइज चाहिए आप वो निकाल लो। आर वी क्लियर? Yes. Yes, ma'am. दूसरा आता है एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या होता है, बोर्ड पे देखो मैं आपको बताती हूँ। पूरा एक पॉपुलेशन रहता है 1 लाख ट्रांजेक्शन का। आप बोलते हो नहीं नहीं यार इतना नहीं, मतलब इतना तो बहुत ज्यादा सैंपल हो गया। तो एक काम करते हैं, ये पूरे सैंपल में अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन है और मुझे चेक करना खाली 10,000 है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर देता हूँ। कितना आएगा, 10। सो पूरे पॉपुलेशन पे मैं क्या करूंगा, पहला नंबर मैं कोई भी रैंडम सेलेक्ट करूंगा, एंड पहले नंबर के बाद में जो हर 10th नंबर का ट्रांजेक्शन होगा उसको मैं मेरे सैंपल में सेलेक्ट कर लूंगा। और ऐसा मैं कब तक करते जाऊंगा, जब तक मुझे अपना पूरा का पूरा सैंपल साइज मिल नहीं जाता। आर वी क्लियर? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रैंडम सिलेक्शन, सॉरी स्ट्रैटिफाइड इंटरवल सैम्पलिंग। देन मॉनिटरी टाइप। मॉनिटरी टाइप क्या होता है, एक वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है। आपने बोला 2 लाख के ऊपर के अमाउंट वाले सारे सेल्स चेक करूंगा मैं। मॉनिटरी टाइप इज अ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन ओनली। देन आता है हैफाजार्ड सिलेक्शन। यू टोल्ड कि भाई मैं कुछ एक मतलब ऑडिटर विल अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस। आपने बोला कि मुझे कुछ ना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं जाना सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, मेरे हिसाब से ये मंथ्स में ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है लग रहा है कि थोड़े मटेरियल है, आई विल चेक इट अकॉर्डिंगली। सो यू नॉट नेसेसरली यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, बट फिर भी आप ध्यान रखना कि कोई बायस वहां पर अनकॉन्शियस बायस जो है, आप सॉरी कॉन्शियस बायस मत करो आप उसके। फिर आता है ब्लॉक सिलेक्शन। आपने पूरे पॉपुलेशन को एकदम ऐसे नजर घुमा के देखा और फिर आपने बोला कि यार ये पर्टिकुलर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो ट्रांजेक्शन है ना, ये काफी एक दूसरे से कंटीजियस लग रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये इसको ही सिलेक्ट कर ला, यहाँ से ही मैक्सिमम सैंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक जैसे होने वाले, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया में द मंथ ऑफ सितंबर टिल जनवरी इज ऑलवेज अ फेस्टिवल मंथ। मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल बिजनेस का सेल्स वहां पर निकल जाता है। सो यू सेड कि यार पूरे साल भर का ट्रांजेक्शन क्यों चेक करना है, मैं सितंबर से लेकर के जनवरी तक के सैंपल में से, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालूंगा। दैट इज योर ब्लॉक सिलेक्शन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपका सैंपल सेलेक्ट हो गया, व्हाट विल यू डू, यू परफॉर्म द प्रोसीजर। कोई दिक्कत वाली नहीं, बात नहीं है, ठीक है। द ऑडिटर शेल परफॉर्म प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। अगर आपका ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होगा तो कुछ उस पर्टिकुलर सैंपल पे, तो आप एक रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट कर लेना। इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा लो टू द सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है। फिर उसके नीचे एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसा कब होगा जब आपको रिप्लेसमेंट आइटम सेलेक्ट करना पड़ सकता है, ऐसे कब होता है कि आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाना पड़ सकता है। डू यू हैव दिस टॉपिक गाइस? रेयर चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा 530 में से, उनके पास ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन है, बट अगर आ गया तो कैन यू प्लीज एटलीस्ट लर्न स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स में क्या बोला है। गिव योर सेल्फ अ मिनट एंड प्लीज लर्न ये टॉपिक क्या है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी अगर मुझे सैंपल निकालना है, अभी याद है आपने नंबर टेबल से सैंपल निकाला था, अभी नंबर टेबल से जो सैंपल निकला वो सेल्स जो है बाद में इनवॉइस कैंसिल हो गया था या सेल्स रिटर्न हो गया, अब आप उसके ऊपर प्रोसीजर ही नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर हो सकता है कि आपको दूसरा रिप्लेसमेंट आइटम ढूंढना पड़े उसका।
गाइस थोड़ा कंफर्ट आ रहा है टॉपिक के ऊपर? अभी अब आपने प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर के बाद में आपको क्या मिला? डेविएशन मिला या मिस स्टेटमेंट मिला? कैन यू टेल मी डेविएशन कब मिलता है, मिस स्टेटमेंट कब मिलता है? डेविएशन हम डेविएशन इंटरनल कंट्रोल्स पे होता है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मुक्का मारूंगी, मिस स्टेटमेंट टेस्ट ऑफ डिटेल्स के टाइम पे मिलता है और डेविएशन कंट्रोल टेस्टिंग पे मिलता है। जैसे आपने कंट्रोल चेक किए तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कंट्रोल अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अभी डेविएट हो गई, वो गड़बड़ मिला वहां पर। सो कंट्रोल टेस्टिंग के टाइम पे डेविएशन मिलता है। जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल करते हो तो आपको मिस स्टेटमेंट्स मिलते हैं। आई नो आपका इंटेंशन वो नहीं था बोलने का, लेकिन आपसे ऐसा निकल आया। बट आर वी क्लियर जूही? एंड प्लीज कैन यू प्लीज कीप योर कैमरा ऑन? हाँ। ठीक है, सुनो मेरी बात। जब भी आपको डेविएशन या मिस स्टेटमेंट मिल जाए तो आपका सबसे पहला गोल होता है, यू मे ऑब्जर्व दैट मेनी कॉमन फीचर्स फॉर द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, लोकेशन, प्रोडक्ट लाइन एंड पीरियड। जब भी जो गड़बड़ मिलती है ना, तो हमेशा देखना उनमें ना कुछ सिमिलैरिटी है क्या। हो सकता है कि नॉर्थ वाले सारे सेल्स में आपको गड़बड़ मिला है, या वेस्टर्न रीजन के सारे सेल्स में गड़बड़ मिल रहा है, या कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या किसी स्पेसिफिक मंथ में सारे सारे गड़बड़ मिल रहे हैं क्या। प्लीज एनालाइज दैट फर्स्ट। अगर आपको कॉमन फीचर्स मिल गए, तुरंत आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? बॉस ये कहीं इंटेंशनल तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है इसमें। ठीक है, पॉइंट वन पॉइंट टू समझ में आया आपको एवरीवन? yes sir. पॉइंट थ्री में यू विल गो एंड इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड द कॉज ऑफ द डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, एंड इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है आपके रेस्ट ऑफ द ऑडिट एरियाज में। जब भी लाइफ में आपको गड़बड़ मिले, आप यही सोचते हो ना कि अदर या इसका मेरा अदर एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है लाइफ में, मतलब ऑडिट लाइफ में। वही यहाँ पर भी सोचना, द मोमेंट यू गेट अ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट यू हैव टू थिंक कि बॉस मुझे अपने बाकी ऑडिट प्रोसीजर चेंज करने पड़ेंगे क्या, या फिर बाकी एरियाज के ऑडिट में मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना पड़ेगा क्या, राइट? Fourth point, in extremely rare circumstances, when the auditor consider a misstatement or deviation covered in a sample to be an anomaly, the auditor shall obtain high degree of certainty that such misstatement and deviation is not representative of the population. Point four. Point four. Can you explain this to me, Vivek? Point four का मतलब क्या है? विवेक आप हो ना क्लास में? हाँ जी दी। Will you try? किसी और को बोलूं क्या मैं, विवेक? Shall I ask? यस दी। अनुराग, will you try? इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हाँ बोलो। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें सैंपल जो हम चूज कर रहे होते हैं वो अलग डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं, तो उसको हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सैंपल नहीं, अभी अपन ऑडिट प्रोसीजर लगा करके मिस स्टेटमेंट ढूंढ चुके हैं। अनुराग एग्जाम्पल दिया था आपने। हाँ, एक मिनट, लेट लेट अनुराग ट्राई नाउ। हाँ मैं नहीं पता। ओके जूही। मैम अनोमली का मतलब ये होता है, मतलब जो ऐसे इवेंट की वजह से हुआ है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, जैसे साइबर अटैक हुआ, मतलब एग्जैक्टली। जैसे। सो अगर सपोज आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिला, ठीक है, एवरीबडी लुक एट मी, एवरीवन लुक एट मी। आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिला, आपने क्लाइंट को बोला देखो क्लाइंट आपने ये तो क्या फालतूगिरी की है, तो क्लाइंट बोल रहा है अरे सर हमने जानबूझ के नहीं किया है, उस टाइम पे हमारे ऑफिस में साइबर अटैक हुआ था, हमारा सिस्टम हैंग हो गया था, दिस एंड दैट, सिस्टम में जाके ऐसे सब ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुए हैं, मैनुअल एरर नहीं है सर, ये वो। सो साइबर अटैक रोज थोड़ी होता किसी कंपनी में, इट इज अ एनोमली। एनोमली मतलब होता है नॉन रिकरिंग वन ऑफ ट्रांजेक्शन।
सो अगर ऐसा कुछ हुआ है, एग्जाम्पल लिखो वहां पर साइबर अटैक जैसा जिसकी वजह से गलती मिली है, तो प्लीज आप एक हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ले लेना कि ये सच में ये एनोमली जो है वो एनोमली है एंड इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। पता चला ऐसा बहुत बार ऐसी मिस स्टेटमेंट मिल रही है और क्लाइंट नहीं कवर करने की कोशिश करता है, अरे सर हमेशा थोड़ी होता है, एक बार हुआ है उसका रीजन ये था, रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है, वो एनोमली है। और जब भी वो ऐसा कुछ रीजन दे रहा है एनोमली का, तो प्लीज देखना कि वो हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए आपके पास वहां पे, और वो पूरे पॉपुलेशन में ऐसी दूसरी कोई गलती नहीं मिलनी चाहिए। आर वी क्लियर? और जब भी आपको ऐसे हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी चाहिए रहेगी तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द मिस स्टेटमेंट एंड डेविएशन डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी पॉपुलेशन को ऐसा मिस स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं कर रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट गाइस? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बट हमेशा हम बाकी सैम्पलिंग मेथड, सैंपल साइज, पॉपुलेशन पे इतने डूबे हुए रहते हैं ना, पीपल डोंट लर्न दिस आंसर, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ एंड मिस स्टेटमेंट। और ये इसी वर्डिंग्स के साथ में आएगा, और आप प्लीज 4 से 5 मार्क्स का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आई पर्सनली फील। ठीक है, विल यू नाउ फोकस ऑन दिस आंसर एंड लर्न इट? आई एम कमिंग टू द वेरी लास्ट। सी स्टैंडर्ड खत्म होने के लिए आ गया, अपने पास बहुत कुछ नहीं बचा है इसके अंदर में। नाउ कम्स द प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट। इसके ऊपर मैंने आपको कौन सा एक सिंगल वर्ड याद करवाया है, कीवर्ड? Extrapolating. नहीं नहीं, इसके पहले जस्ट जस्ट नाउ एनोमली, राइट? सो रिमेंबर नाउ, पता है क्या होगा आपके साथ में? आप ना क्लाइंट के पास जाओगे, ठीक है, यू विल गो टू द क्लाइंट प्लेस और क्लाइंट को बोलोगे, क्लाइंट आई हैव, यस टेल मी, इसने कुछ बोला क्या? क्लाइंट को आपने बोला, क्लाइंट आई हैव, देयर वर टोटल ट्रांजेक्शन्स थे ऑफ 50,000, out of which I have checked my sample was, suppose out of 50,000 I checked only 21,000 transactions. Can you tell me कितना परसेंटेज आपने चेक किया था? 21,000 डिवाइडेड बाय 50,000, Around 40, maybe 42%. percent. 40, Around 2%. 42%. अराउंड 40% इतना मान के चलते हैं, ठीक है, चलो लेट्स टेक दैट एज अ फिगर। नाउ आपने बोला, क्लाइंट मैंने सिर्फ 40% ट्रांजेक्शन ही आपके वेरीफाई किए थे, ये 40% ट्रांजेक्शन में से आई फाउंड मिस स्टेटमेंट इन 1500 ट्रांजेक्शन। कैन यू टेल मी 1500 डिवाइडेड बाय मिस स्टेटमेंट का परसेंटेज कितना हुआ? 1500 डिवाइडेड बाय 21,000, 7.1. 7.1. 11%, 7. 7.1. 7%। Yes. सो यू सेड कि अगर मैंने आई हैव चेक 21,000 ट्रांजेक्शन, उसमें मुझे 7% मिस स्टेटमेंट मिला, तो अगर मैं 50,000 ट्रांजेक्शन चेक करता तो 50,000 का 7% कितना होता? 7,035 ना? Yes, sir. Yes. 35%. Yes, ma'am. 3,500 ट्रांजेक्शन, Yes, sir. Yes. करेक्ट है कैलकुलेशन? सो आप बोल रहे हो, क्लाइंट देखो मैंने 21,000 ट्रांजेक्शन चेक किए तो आई फाउंड मिस स्टेटमेंट इन 1,500 ट्रांजेक्शन, अगर मैं 50,000 चेक करता तो मुझे 3,500 मिस स्टेटमेंट मिलते। तो क्लाइंट बोल रहा है, सर प्लीज ऐसा मत करो ना आप, इसमें मैंने आपको बताया था ना वो साइबर अटैक हुआ था, एनोमली। तो आउट ऑफ दिस 1,500 सर, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, नेचर देखा और मुझे पता चला ये 1,500 में से 700 ट्रांजेक्शन सर वो पर्टिकुलर उस वीक के हैं जहां पर हमारे ऑफिस में साइबर अटैक हुआ था। तो अब आप क्या करोगे? वेन एवर यू आर प्रोजेक्टिंग दैट मिस स्टेटमेंट, आप वो 1,500 में से 700 गायब कर दो, तो बचा कितना? 800. सॉरी 800. 850, क्या कितना हुआ? 800. 800, 800, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे क्या 800 डिवाइडेड बाय 21,000 टोटल सैंपल कितना हुआ? 3.8%. 3%. 3% के अराउंड, 3.8. Yes, 4%. 3.8%. So now when you are projecting the miss statement, you will not use 7% क्योंकि 7% में एक rare circumstances anomaly included था, right? So now you applied 3.8% to 50,000 and tell me कितना miss statement हो सकता है? 1,900. 1,900.
सो 1900 तो सब्सटेंशियली लो है ना 3500 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वेन एवर यू आर प्रोजेक्टिंग अ मिस स्टेटमेंट, आपको एनोमली निकाल देनी है वहां से। ठीक है, आप क्लाइंट को बोलो, और देखो जिन जिन ट्रांजेक्शन में आपको एनोमली नहीं मिली वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएंगे? नॉन एनोमलस ट्रांजेक्शन। सो अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट, बट दिस प्रोजेक्शन मे नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मतलब क्या मिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना वो सफिशिएंट नहीं होगा, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं, बट आपको प्रोजेक्ट करना है, यू हैव टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्शन एक्सट्रापोलेशन करना है। ठीक है, नाउ व्हेन अ मिस स्टेटमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन एनोमली, it may be excluded when projecting the misstatement from the population. Yes, exclude करने के लिए बोला आपको। However है इसका, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of non-anomalous transaction. इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप प्रोजेक्शन कर रहे होगे तब आप एनोमली हटा दो, लेकिन जब आपने क्लाइंट को बोला कि क्लाइंट देखो मैं समझ गया कि वो एनोमली है, लेकिन बॉस तुमको ठीक तो करना पड़ेगा ना वो ट्रांजेक्शन को, तुम ये थोड़ी बोल सकते कि नहीं नहीं साइबर अटैक की वजह से हुआ था तो आई विल नॉट करेक्ट दिस इन द सिस्टम, राइट? सो ठीक तो करो उस ट्रांजेक्शन को। क्लाइंट रेडी नहीं हो रहा, क्लाइंट बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, आप छोटी छोटी चीजें लेकर आ जाते हो। इन दैट केस उस मिस स्टेटमेंट का आपके ओपिनियन में क्या इंपैक्ट होगा, तब तो आपको एनोमली भी कंसिडर करना पड़ेगा। तब आप नहीं बोल सकते कि नो 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 मैं एनोमली है नहीं कंसिडर करते हैं ओपिनियन के टाइम पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्स्ट्रापोलेशन के गेम से हमने एनोमली को हटाया था, फिर लेकिन करेक्ट तो है, क्लाइंट को सब कुछ करना पड़ेगा, क्लाइंट को तो एंट्री सुधारनी पड़ेगी ना। क्लाइंट बोल रहा है मैं नहीं सुधारूंगा, तो एनोमली हो नॉन एनोमली हो कोई मतलब नहीं, सबका इफेक्ट आपके ओपिनियन में जाएगा। आर वी क्लियर गाइस? Yes, sir. ठीक है, नाउ एक सिर्फ उसमें ना केवियट याद रखना एवरीवन, कि जब प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट वाला काम होता है ना, ये सिर्फ आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स की मिस स्टेटमेंट में करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में नहीं करते हो। क्योंकि अगर कंट्रोल वीक है तो वो कंट्रोल वीक ही है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अगर 50,000 ट्रांजेक्शन करूंगा चेक करूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा कंट्रोल का वीकनेस ये मिलेगा, नहीं। जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर जो डेविएशन आ गया है वो डेविएशन को एज इट इज कंसिडर करो, उसको प्रोजेक्ट मत करो। बट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन कैन बी डन फॉर द टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाला जो केसेस जो मिस स्टेटमेंट मिले हैं उसको आप ये कर सकते हो, डेविएशन को मत करना डिटेल टेस्टिंग वाले कंट्रोल टेस्टिंग वाले, राइट? सो for test of details, the auditor shall project misstatement found in the sample for the population, whereas for test of controls, no explicit projection is necessary. Are we clear? कंट्रोल टेस्टिंग में डेविएशन का प्रोजेक्शन नहीं होता है, डिटेल्स टेस्टिंग में मिस स्टेटमेंट का प्रोजेक्शन करते हैं। एटलीस्ट ये पैराग्राफ आप 3 लाइन में लिख कर आ सकते हो। अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस वेरी वेल, है ना? प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आप लिख करके आना इसके ऊपर से, ठीक है? लास्ट, अब जो गलतियां मिल गई हैं आप उसका इवैल्यूएशन करो। इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। क्या जो आपने सैम्पलिंग की है और उसके ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया उससे आपको कंक्लूजन निकालने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं क्या? अगर नहीं मिले हैं तो जाकर के और सैंपल टेस्ट करो और प्रोसीजर लगाओ उसके ऊपर और रिजल्ट निकालो, फिर जाके ओपिनियन बनाओ। बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो चाहिए। आर वी क्लियर? Yes. मैं आपको स्ट्रैटिफिकेशन, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का मतलब समझा चुकी हूँ, ठीक है? नाउ 530 के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना आज, ठीक है एवरीवन? 530 के क्वेश्चंस मैंने मेरे लास्ट मार्च वाले बैच में भी सॉल्व किए हैं, प्लस मैंने कल इंग्लिश वाले बैच में भी सॉल्व किया, दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माय इंग्लिश चैनल। गो थ्रू द क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग कि सब लिख के ही देखो, अगर याद है तो लिखो मत, बट क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होती है, ठीक है? मैं Yes. मोर देन 30-40 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड इन डिफरेंट बैचेस। वो दोनों बैच का क्वेश्चन जो है मैंने कल रात में भी उसको शायद आई थिंक ब्रॉडकास्ट किया था, देख लेना एक बार, बट वो है दैट दोस क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है? हाउ इज द कॉन्फिडेंस नाउ इन 530? I know. Better. It is good. Now does that conclude our entire chapter 4? Yes, sir. Yes, sir. आप अपना चैप्टर 4 का वेटेज देखो। Though we took like 3 days entirely to complete this chapter, but at least आपको 12 से 18 नंबर 20 नंबर के आसपास का कंफर्ट आ गया।
यस, ठीक चल रहा है कवरेज सो फार? Yes, ma'am. मैम बोलो ना। मैम नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एक बार वापस बताओ। देखो, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन ना बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि जब भी आप पॉपुलेशन का ये करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई अ प्रोसीजर ऑन अ सैंपल, आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेंगी। या तो आपको डेविएशन मिलेगा, कंट्रोल गड़बड़ रहेगा तो आप बोलोगे डेविएशन मिला, डेविएशन मिला। अगर आपने इनवॉइस वगैरह चेक किया और आपको गड़बड़ मिली तो आप बोलोगे मिस स्टेटमेंट मिला मुझे। ठीक है, तो क्या करना, देखना, एक कभी कभी होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन होता, वो सावधान इंडिया याद है? सावधान इंडिया में जब वो सीरियल किलिंग होती है तो एक पैटर्न मिलता है ना कि वो लड़की के सर पे माथे में कोई स्टिकर लगा के चला जाता है एंड ऑल दैट, किसी को कुछ तो ऐसा रहता है ना, ये घर पे वो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता है एवरी सीरियल सीरियल किलिंग में, राइट? सो एक पैटर्न दिखता है आपको सारे टाइप के मर्डर में। फाइंड आउट करो कि ये डेविएशन या मिस स्टेटमेंट में भी कुछ पैटर्न है क्या ऐसा। उसको यहां पर उन्होंने कॉमन फीचर बोला है। इन एनालाइजिंग द डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट, फाइंड आउट कि क्या कोई कॉमन फीचर है क्या, कहां पर, जैसे कि कौन से टाइप, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में, लोकेशन में, प्रोडक्ट लाइन में, या पीरियड कोई पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब हो रहा है सारे इवेंट्स। यस, जैसे कुछ कुछ मर्डरर्स होते हैं रात में ही करते हैं, एवरी फ्राइडे नाइट में कर रहे हैं मर्डर, वैसा सेम वे में कि कोई पर्टिकुलर पीरियड के में आपको ये मिस स्टेटमेंट मिले क्या। एक बार Yes. आपको पता चल गया कि भाई कॉमन फीचर है, कॉमन फीचर है, तो फिर आपको पता चलता भाई ये कोई अलग अलग व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक ही बंदा है, कोई सीरियल किलर जो ये कर रहा है, इंटेंशनल फ्रॉड। यस। एंड जब भी आपको पता चल जाता है कि भाई जो भी रूट कॉज है, एक बार आपको पता चल गया इन्वेस्टिगेशन से कि कॉज और डेविएशन क्या है, मिस स्टेटमेंट क्या है, तो हमेशा देखो उसका मेरे ऑडिट के पर्पस पे क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है, एंड अदर ऑडिट, अदर एरियाज ऑफ, अदर एरियाज में क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर अगर वो बोल रहा है कि सर मैंने इंटेंशनली मर्डर नहीं किया है, गलती से हो गया है मुझसे, सेल्फ डिफेंस में, एनोमली, आई एम नॉट अ मर्डरर, आई एम अ प्रॉपर ऑफिस गोइंग पर्सन, एनोमली है वहां पर, तो फिर थोड़ा सा कि हाँ यार ठीक है ये सेल्फ डिफेंस में हो गया, ये सीरियल किलर नहीं है, राइट? सो आप थोड़ा सा ऐसा छूट दे देते हो कि ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज वहां पर भी आप डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लिख देना, पता चला वो बोल के चला गया और जाकर के रात में 2 और मर्डर करके आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? आर यू क्लियर ऑन दिस नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन? कमिंग बैक टू प्लानर, मुझे ये बता, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर कर लिया है क्या? हैव बी कंप्लीटेड 230 ऑल्सो? ठीक है, सो एक अब ये कवरेज हो गया अपना। नाउ आई wanted to complete this chapter. Shall I start this chapter 570 580 वाला चैप्टर, कंप्लीशन एंड रिव्यू? एक बार स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया तो अपने को थोड़ा कंफर्ट आएगा, क्या बोलते हो? Yes, ma'am. फिर क्योंकि चैप्टर 5 चालू होगा ना तो चैप्टर 5 थोड़ा लंबा चलता है, मतलब उसमें काफी सारे टॉपिक्स रहते हैं ना, छोटे 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 कवर करने के। चलो, कम टू ऐसे 560 एवरीवन। आई विल स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्डिंग।